नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका एक प्यारी सी कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट हो गई क्या? विदिशा ने पूछा। नहीं, मैं ही जल्दी आ गया था। राज बोला। तुमसे एक बात पूछूं क्या? विदिशा ने कहा। जो कुछ पूछना है अभी पूछ लो, शादी के बाद कोई उलझन नहीं होनी चाहिए। राज ने कहा। तुमने केमिस्ट्री से एमएससी की है, फिर भी गांव में क्यों रहते हो? पुणे में कोई नौकरी या कंपटीशन का एग्जाम क्यों नहीं देते हो? 100 एकड़ खेती है हमारी। इसके अलावा मैं देशमुख खानदान का इकलौता वारिस हूँ। मेरे अलावा कोई खेती संभालने वाला नहीं है। नौकरी से जो तनख्वाह मिलेगी उससे ज्यादा तो मैं अपनी खेती से कमा सकता हूँ। फिर क्या जरूरत है नौकरी करने की? राज के दबाव से विदिशा समझ गई कि यह लड़का कभी अपना गांव छोड़कर शहर नहीं जाएगा। शादी का दिन आने तक राज और विदिशा एक दूसरे की पसंद नापसंद, इच्छा, हनीमून की जगह वगैरह पर बात करते रहे। शादी के दिन दूल्हे की बारात घर के सामने मंडप के पास आकर खड़ी हो गई, लेकिन दूल्हे की पूजा आरती के लिए दुल्हन की तरफ से कोई नहीं आया, क्योंकि दुल्हन एक चिट्ठी लिखकर घर से भाग गई थी। पिताजी, मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ, लेकिन शादी के बाद जिंदगी भर एडजस्ट करने के लिए मेरा मन तैयार नहीं है। माँ के जैसे सिर्फ चूल्हा चौका संभालना मुझसे नहीं होगा। आपने जो रिश्ता मेरे लिए ढूंढा है वह किसी चीज की कमी नहीं है। ऐसे में मैं आपको कितना भी समझाती, मुझे इस विवाह से छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए आपको बिना बताए मैं यह घर हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। और पढ़ाओ लड़की को। विदिशा के पिता अपनी पत्नी पर गुस्सा करते हुए रोने लगे। वर पक्ष का घर शमशान की तरह शांत हो गया था। देशमुख परिवार गम में डूब गया था। गांव वालों के सामने उनकी नाक कट चुकी थी, लेकिन राज ने परिवार की हालत देखते हुए खुद को संभाल लिया। विदिशा पुणे का हॉस्टल छोड़कर वेदिका नाम की सहेली के साथ एक किराए के फ्लैट में रहने लगी। उसकी एक कंपनी में नौकरी भी लग गई। वेदिका शराब पीती थी, पार्टी वगैरह में जाती थी, लेकिन उसके साथ रहने के अलावा विदिशा के पास कोई चारा नहीं था। 4 साल ऐसे ही बीत गए। एक रात वेदिका 2 लाख रुपए से भराए बैग लेकर आई। विदिशा उससे कुछ पूछे, तभी उसके पीछे चेहरे पर रुमाल बांधे एक जवान लड़का भी फ्लैट में आ गया। बैग यहाँ ला, नहीं तो बेवजह मरेगी। वह लड़का बोला, बैग नहीं मिलेगा तो पहले बाहर निकल। वेदिका ने कहा। उस लड़के ने अगले ही पल में वेदिका के पेट में चाकू घोंप दिया और बैग लेकर फरार हो गया। विदिशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने तुरंत वेदिका के पेट से चाकू निकाला और रिक्शा लेने के लिए नीचे की तरफ भागी। एक रिक्शे वाले को लेकर वह फ्लैट में आई, लेकिन रिक्शे वाला चिल्लाते हुए भाग गया। विदिशा जब तक वेदिका के पास गई तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। तभी चौकीदार फ्लैट में आ गया। पुलिस स्टेशन में फोन किया था। विदिशा बिल्कुल निराश हो चुकी थी। वेदिका का यह मामला उसे बहुत महंगा पड़ने वाला था। इस बात को वह समझ चुकी थी। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। पुलिस पूरे फ्लैट को छान रही थी। वेदिका की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। दूसरे दिन सुबह विदिशा को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया। सवेरे 9 बजे से ही विदिशा पुलिस स्टेशन जाकर बैठ गई। वह सोच रही थी कि यह सारा मामला कब खत्म होगा। सर अभी तक नहीं आए हैं, वे 10 बजे तक आएंगे। तब तक तुम केबिन में जाकर बैठो, हवलदार ने कहा। केबिन में जाते ही विदिशा ने टेबल पर राज देशमुख की नेम प्लेट देखी और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। तभी राज ने केबिन में प्रवेश किया। उसे देखते ही विदिशा खड़ी हो गई। वेदिका मर्डर केस, चाकू पर तुम्हारी ही उंगलियों के निशान है। हाल में भी सब जगह तुम्हारे हाथों के निशान है। खून तुमने किया है, लेकिन खून के पीछे की वजह समझ नहीं आ रही है। वह तुम बताओ और इस मामले को यहीं खत्म करो। राज ने कहा। मैंने खून नहीं किया है, विदिशा बोली, लेकिन सबूत तो यही कह रहे हैं, राज बोला। कल जो कुछ भी हुआ मैंने सब बता दिया, विदिशा ने कहा, लेकिन वह सब झूठ है। तुम जेल जरूर जाओगी। तुमने आज तक जितने भी गुनाह किए हैं उन सभी की सजा मैं तुम्हें दूंगा। मिस विदिशा, देखिए, चुप, एकदम चुप। कदम गाड़ी निकालो, विधायक ने बुलाया है हमें। मैडम, हर सुबह यहाँ पूछताछ के लिए तुम्हें आना होगा, समझ गई ना? विदिशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शाम को वह वापस पुलिस स्टेशन के बाहर राज की राह देखने लगी। रात के 9 बजे राज आया। वह मोटरसाइकिल को किक मारकर स्टार्ट कर रहा था। तभी विदिशा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे तुमसे बात करनी है,
बोलो, मैंने 4 साल पहले बहुत सी गलतियां की थी, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने यह खून नहीं किया है। प्लीज मुझे इस सब से बाहर निकालो। लॉन्च में चलोगी क्या? हनीमून के लिए? महाबलेश्वर नहीं जा पाए तो लॉन्च ही जाकर आते हैं, तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो फिर मोटरसाइकिल पर बैठ रही हो? राज। विदिशा आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही वहां से राज निकल गया। दूसरे दिन विदिशा फिर से राज के केबिन में आकर बैठ गई। तुम क्या काम करती हो? एक प्राइवेट कंपनी में हूँ। शादी हो गई तुम्हारी? ओह सॉरी, असलम बॉयफ्रेंड है तुम्हारा। बिना शादी किए ही आजकल लड़के लड़कियां सब कुछ कर लेते हैं, है ना? असलम मेरा नहीं, वेदिका का दोस्त था। दो लड़कियों का एक ही दोस्त हो सकता है ना? मैंने अब तक असलम नाम के किसी शख्स को नहीं देखा है। कमाल की बात है, तुमने असलम को नहीं देखा है। वॉचमैन ने रुमाल से मुंह बांधे हुए नौजवान को नहीं देखा। पैसों से भरे बैग को भी तुम्हारे सिवा किसी ने नहीं देखा है। बाकी की बातें कल होंगी, तुम निकलो। रोज सुबह पुलिस स्टेशन आना, शाम 3 से 4 बजे तक कैबिन में बैठना, आधे घंटे के लिए राज के सामने जाना, वह विदिशा की बेइज्जती करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। तकरीबन 2 महीने तक यही चलता रहा। विदिशा की नौकरी भी छूट गई। गांव में विदिशा की चिंता में उसकी मां अस्पताल में भर्ती हो गई थी। रोज की तरह आज भी पूछताछ चल रही थी। रोज और चक्कर लगाने से बेहतर है कि अपना गुनाह कबूल कर लो ना। विदिशा ने कुछ जवाब नहीं दिया और सिर नीचे करके बैठी रही। जो लड़की अपने माँ पिता की नहीं हुई वह दोस्त की क्या होगी? असलम कौन है? बॉयफ्रेंड है ना? कल ही मैंने उसे पकड़ा है, उसके पास से 2 लाख रुपए से भरा एक बैग भी मिला है। राज विदिशा की कुर्सी के पास टेबल पर बैठकर बोलने लगा, लेकिन फिर भी विदिशा ने कुछ नहीं कहा। उसे जेल जाना होगा। उसने जो अपने माँ बाप और देशमुख परिवार को तकलीफ पहुंचाई है, उसकी सजा तुम्हें आज भुगतनी होगी। यह बात उसे समझ आ चुकी थी। तभी लड़की के पिता ने कैबिन में प्रवेश किया और दोनों हाथ जोड़कर राज के पैरों में गिर पड़े। साहब, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, हमारी बच्ची से गलती हुई, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। मेरी पत्नी की जान की खातिर खून के इस केस से इसे बाहर निकाले। मैं आपसे विनती करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, आप घर जाइए, राज ने कहा। विदिशा पीठ पीछे सब सुन रही थी। अपने पिता से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं थी उसमें, लेकिन उनके बाहर निकलते ही विदिशा टेबल पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगी। तुम अभी बाहर जाओ, शाम को बात करेंगे, राज बोला। शाम को क्यों, अभी बोलो, मैंने खून किया है, ऐसा ही स्टेटमेंट चाहिए न तुम्हें। मैं गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा है। यह खेल अब बंद करो। तुमसे शादी करने का मतलब केवल देशमुख परिवार की शोभा बनना था। पति के इशारे में चलना मेरे बस की बात नहीं है। मेरी शिक्षा, मेरी मेहनत सब तुम्हारे घर बर्बाद हो जाती, और यह बात पिताजी को बताकर भी कोई फायदा नहीं था। तो मैं क्या करती? विदिशा रो भी रही थी और गुस्से में बोल भी रही थी। बोलना चाहिए था तुम्हें, मैं उन्हें समझाता। तुम्हारी बात मानकर पिताजी मुझे पुणे आने देते क्या? पहले से ही वे लड़कियों की पढ़ाई के विरोध में थे। माँ ने लड़ाई झगड़ा करके मुझे पुणे भेजा था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे मंडप छोड़कर भागना पड़ा। और मेरा क्या? मेरे साथ 4 महीने घूमी, मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, उसका क्या? मेरे माता पिता का इसमें क्या कसूर था? मुझे लगा कि तुम्हें फोन करूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। तुम्हें जो करना था तुमने किया, अब मुझे जो करना है वह मैं करूंगा। तुम बाहर निकलो। विदिशा वहां से सीधी अपने गांव चली गई और माँ से मिली। मेरी बेटी, यह कैसी सजा मिल रही है तुझे? तेरे हाथ से खून नहीं हो सकता, अब कैसे बाहर निकलेगी? मैंने तुम्हारे साथ जो छल किया है उसकी सजा मुझे भुगतनी ही होगी। माँ, कुछ नहीं होगा आपकी बेटी को, केस सुलझ गया है मौसी। असलम नाम के आदमी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। वह वेदिका का प्रेमी था। दोनों के बीच पैसों को लेकर झगड़ा था, जिसके चलते उसका खून हुआ। आपकी बेटी बेकसूर है। अब जल्दी से ठीक हो जाइए और अस्पताल से घर आइए। राज यह बात बताकर वहां से निकल गया। विदिशा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। सर, मैं आपका यह उपकार कैसे चुकाऊंगा? शादी कर लो मुझसे। क्या मजाक कर रहा था? मेरा 1 साल का बेटा है मिस विदिशा। तो दोस्तों, ये थी एक प्यारी सी कहानी। और कभी भी किसी दोस्त पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छे लोगों को ही अपना दोस्त बनाइए। धन्यवाद।